हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड ओपनिंग एंट्रीज। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 10, पास जर्नल एंट्रीज for the following adjustments on 31st March 2021. First is interest due but not received rupees 10,000. Second, salaries due to staff rupees 50,000. Third, out of the rent paid this year, rupees 5,000 is for the next year. Fourth, provide 10% depreciation on furniture costing rupees 1 lakh. Fifth, goods used in making furniture, sales price rupees 5,000, cost rupees 4,000. Sixth, received commission of rupees 20,000 by check, half of which is in advance. Seventh, allow interest on capital rupees 8,000. And eighth is charge interest on drawings rupees 1,500. सो ये है एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए स्टेटमेंट। हमें इसका एडजस्टमेंट एंट्री करना है। और क्लास 11th में आपको इस तरीके के एडजस्टमेंट एंट्रीज का फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में बहुत इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इसे अभी ही अच्छे से समझ लें तो बाकी के चैप्टर्स में भी ये हेल्पफुल रहेंगे, और फाइनल अकाउंट्स जिसको कई लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है वो आपको ईजी हो जाएगा। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज को ध्यान से देखिए, समझिए कब और कैसे इसे करना है, और फाइनल अकाउंट्स के लिए आपका जो बेस है, फंडामेंटल है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो नाउ सॉल्यूशन फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 और डेट है 31st मार्च 2021। मार्च 31st मार्च। नाउ एडजस्टमेंट एंट्रीज साल के लास्ट डे में किया जाता है ताकि फाइनल अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके, क्योंकि साल भर जो जर्नल एंट्रीज करते हैं वो फाइनल अकाउंट्स के लिए कंप्लीट जर्नल एंट्री हो ज़रूरी नहीं है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो अभी जर्नल एंट्रीज में लिखे नहीं गए हैं, या लिखे भी गए हैं तो वो फाइनल अकाउंट्स के लिए उसमें एडजस्टमेंट बाकी है, इसलिए इन एंट्रीज़ को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखें तो लिखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देखिए, इंटरेस्ट तो साल भर का इंटरेस्ट हमें मिल जाना चाहिए 31 मार्च तक, लेकिन इंटरेस्ट हमारे लिए ड्यू तो हो गया है लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो वो साल भर के जर्नल एंट्रीज में कभी कहीं पर भी इस इंटरेस्ट का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है, लेकिन हमें फाइनल अकाउंट्स में इसे जगह देना पड़ेगा, इसलिए हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री का भी जर्नल एंट्रीज हम यहाँ करेंगे। सो इंटरेस्ट हमारे नाम पर हो गया है लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, इसलिए बैंक और कैश अकाउंट तो आएगा नहीं, और क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने कमा लिया है इसलिए ये हमारे लिए एसेट है। सो इंटरेस्ट ड्यू को कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। सो ये अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट being interest due, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ अक्रूड इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? ये एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर है ना, ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। और इंटरेस्ट जो है ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच में देखें तो ये इंक्रीज इन एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज इन इनकम है, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। सो अक्रूड इंटरेस्ट को अकाउंट में लेने के लिए, फाइनल अकाउंट्स में उसे प्लेस देने के लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ी है। अब अगर हम देखें तो हमारा इनकम बढ़ गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आगे बनाएंगे तो इंटरेस्ट वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसी तरीके से अक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट होता है, ये एसेट है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट में भी शो होगा जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तब।
अमाउंट लिखेंगे हम, अमाउंट है ₹10,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन है सैलरी ड्यू टू स्टाफ बट नॉट पेड, है ना। ड्यू टू स्टाफ का मतलब है कि ड्यू हुआ है, हमने उसे पेमेंट नहीं किया है, लेकिन साल भर की सैलरी में जो जर्नल एंट्रीज की गई है उसमें पूरे साल का सैलरी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि फाइनल अकाउंट्स सही तरीके से साल भर की सैलरी के साथ बन सके। लेकिन जब आपने सैलरी दिया ही नहीं है तो उसकी एंट्री भी आपने नहीं की होगी, तो साल के आखिरी दिन में हमने जो सैलरी नहीं दी है उसकी भी हम एंट्री करेंगे। तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट ₹50,000, है ना। तो ये जो सैलरी है ये है तो इसी फाइनेंशियल ईयर की सैलरी, लेकिन हमने इसे पे नहीं किया है, इसलिए सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और किस नाम से इंक्रीज़ हो रही है और ये किस में ट्रांसफ़र हो रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में ये ट्रांसफ़र हो रही है। सो इस तरीके से सैलरीज़ जो है ये क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। और सैलरीज़ एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ जो है ये एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है अदत्त वेतन, आपने वेतन नहीं दिया है, लोगों से काम करवा लिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन अभी भी उनकी सैलरी देना बाकी है, इसलिए ये एक लायबिलिटी भी है। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो जब फाइनल अकाउंट्स बनाया जाएगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। इनकम और एक्सपेंस, साल भर का जो इनकम और एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जगह लेता है, इसलिए ये सैलरीज जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये एक लायबिलिटी है, इसलिए ये एसेट्स के, इसलिए ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि अभी भी देना बाकी है, सो इट इज़ अ लायबिलिटी। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब वर्ष भर के दौरान जो रेंट पे किया गया वो तो सारे जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अब ये जो रेंट इंस्टीट्यूट ने पे किया है ये इसी साल, इसी 12 महीने का है ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें से कह रहा है 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो एज ए रिज़ल्ट हमको रेंट में से काट करके उसे नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र करना होगा। सो ये हो जाएगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब है पहले से ही चुकाया हुआ रेंट। अब इसे हम पहले से ही प्रीपेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट ईयर मतलब करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, जिसका पेमेंट हमने करंट ईयर में कर दिया है, इसलिए इसे प्रीपेड रेंट कहेंगे। और ये है तो खर्च, इसलिए खर्च को हम कम कर रहे हैं रेंट अकाउंट को क्रेडिट करके। आपको पता है कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वो डेबिट होते हैं, लेकिन एक्सपेंस को हम कम कर रहे हैं। हमने एक्सपेंस पहले कर दिया है, हम ये रेंट पे कर चुके हैं, इसलिए जब पे किए होंगे तो हमने रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखा होगा। अब वो रेंट जो है वो उसमें से 5,000 रुपीज़ जो है वो नेक्स्ट ईयर से को बिलोंग करता है, इसलिए रेंट को कम कर दिया 5,000, और किस में ट्रांसफ़र कर दिया, प्रीपेड रेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसे अगर समझें तो प्रीपेड रेंट एक पर्सनल अकाउंट है और रेंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और प्रीपेड रेंट एक एसेट है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, और ये जो रेंट लिखा हुआ है ये एक एक्सपेंस है जो कि कम हो रहा है। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट प्रीपेड। यहाँ देखिए प्रीपेड रेंट एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि प्रीपेड रेंट उस व्यक्ति को या उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने प्रीपेड किया है, जिसको हमने पहले से ही भुगतान कर दिया है, इसलिए वो एक पर्सनल अकाउंट है। अब ट्रांजैक्शन 4, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1,00,000। डेप्रीशिएशन हमेशा साल के आखिरी दिन में ही लगाया जाता है, इसलिए अभी लगाएंगे
depreciation account debited. What is depreciation? Depreciation is decrease in the book value of a fixed assets. So वो fixed assets जिस पर depreciation लगा रहे हैं वो क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक तो वेयर एंड टेयर होता है, हर चीज़ पुरानी होती जाती है, इससे उसका कीमत कम होता है, तो जितने से कीमत कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगाया जाता है, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, इस तरीके के फिक्स्ड एसेट्स पर लगाया जाता है। बीइंग चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब इसे हमको कैलकुलेट करना होगा। 1,00,000 का फर्नीचर है और उसका 10% डेप्रीशिएशन है, इसका मतलब 10,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है। मतलब 1,00,000 के फर्नीचर में हमने 10,000 रुपीज़ कम कर दिया। देखिए एसेट को डिक्रीज़ किया है, मतलब अब जो एसेट बच गया है वो 90,000 का एसेट बचा है। तो डेप्रीशिएशन कौन सा अकाउंट है? डेप्रीशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है और फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट किया गया है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स और रियल थिंग्स, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच देखें तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है और फर्नीचर एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन 5, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। सो फर्नीचर तो बन गया, लेकिन फर्नीचर को बनाने में गुड्स का यूज हुआ, इसलिए हम क्या लिखेंगे? टू परचेजेस। परचेज अकाउंट। हो सकता है कि ये टिम्बर का व्यापारी हो और अपने बिजनेस के लिए जो उसने टिम्बर या लकड़ी खरीद के लाई थी उसी से अपने लिए फर्नीचर बना दिया, तो एक एसेट कन्वर्ट होकर दूसरा एसेट बन गया और हम इसे कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट का कितना कीमत है? 4,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। देखिए नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग नरेशन छोड़ देते हैं, ये एक कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं होता। नाउ सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। नाउ अब 31 मार्च को हमें कमीशन मिल रहा है बाय चेक, इसलिए हम उसे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि चेक से मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से। और इस 20,000 का हाफ करंट ईयर का है और हाफ नेक्स्ट ईयर का है। सो जो करंट ईयर का है उसको लिखेंगे टू कमीशन, कमीशन 10,000। और जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उसको लिखेंगे टू एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन अकाउंट, ये हो गया दूसरा 10,000, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब यहाँ बैंक जो है ये एक रियल अकाउंट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, और कमीशन जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है और इसलिए, और एडवांस कमीशन जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमें याद रखना है जिसने हमको एडवांस में कमीशन दिया है, इसलिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, देन नेक्स्ट है, अगर हम इसे मॉडर्न अप्रोच लेते हैं तो ये एक एसेट है जो इंक्रीज़ हो रहा है, कमीशन एक इनकम है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, और एडवांस कमीशन एक लायबिलिटी है जो कि इंक्रीज़ हो रही है। आप याद रखिए जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो ये वाला जो कमीशन है, जो करंट ईयर का कमीशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही आइटम्स जाते हैं जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। और ये जो नेक्स्ट ईयर का जो कमीशन हमको पहले से ही मिल गया है ये हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी हमको काम करना बाकी है, पैसा तो पहले एडवांस में मिल गया है लेकिन ये अनअर्न्ड कमीशन है, इसलिए ये एक लायबिलिटी है, इसलिए ये फाइनल अकाउंट्स जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसे शो करेंगे 10,000 रुपीज़। अब ये पेज
फुल हो गया है। अब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे हम टोटल क्लोज्ड डाउन। सो इस पेज का टोटल है ₹99,000, जिसको हमने यहाँ क्लोज करके टोटल कर दिया। अब इसी टोटल बैलेंस से नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट लाइन शुरू होगा। नाउ नेक्स्ट पेज में सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन ₹99,000 डेबिट के कॉलम में भी और सेम अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में भी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, 7th ट्रांजैक्शन, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कैपिटल का क्या मतलब है? वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को दिया है वही कैपिटल कहलाता है। अगर ये पैसा बिजनेसमैन बैंक में रखता तो भी उसे ब्याज मिलने वाला था, इंटरेस्ट मिलने वाला था। तो एक प्रोविज़न बनाते हैं कि जिसमें हम इन्वेस्टेड मनी पर बिजनेसमैन को बिजनेस के द्वारा इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हुआ, क्योंकि बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट बिजनेसमैन को दे रहा है। हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस हो गया जो कि वो बिजनेसमैन को चुका रहा है। सो क्या लिखेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये एक खर्चा का नाम है, इट्स एन एक्सपेंस टू कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है? बिजनेसमैन को ही कैपिटल कहते हैं यहाँ। सो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू, अमाउंट इज ₹8,000। बिजनेसमैन ने अपने इन्वेस्टमेंट पर जो उसने बिजनेस पे किया था उस पर उसे इंटरेस्ट मिला है 8,000, जो कि बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को किसके अकाउंट में बढ़ाया गया है? कैपिटल में बढ़ाया गया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है ये खर्च तो है, और वो बिजनेस ने किसको दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बिजनेसमैन को दिया है। सो कैपिटल क्या है? कैपिटल एक लायबिलिटी है, ये ड्यू हुआ है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, ड्यू हुआ है, इसलिए लायबिलिटी बढ़ रही है और उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया। मान लीजिए कैपिटल उसने 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और उस पर 8,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला साल के आखिरी दिन में, तो अब उसका कैपिटल बढ़कर कितना हो गया है? 1,08,000 रुपीज़ हो गया है। तो जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वर्ष भर का, इसी करंट ईयर का ही एक एक्सपेंस है। और ये कैपिटल जो है वो क्या होगा? वो लाइबिलिटीज़ में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाएगा। और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गया। जैसे कि मैंने बताया 1,00,000 रुपीज़ का अगर कैपिटल है तो अब उसे लिखेंगे 1,00,000 रुपीज़ इनिशियल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट 8,000। सो ये हो जाएगा 1,08,000। Now let us see the next transaction, 8th transaction. Charge interest on drawings ₹1,500. So drawings account debited. Drawings account debited to interest on drawings. Interest on drawings. Being interest on drawings due. और अमाउंट है ₹1,500। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स क्या होते हैं? ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से अपने यूज़ के लिए निकाल लिया है। बिजनेस के यूज़ के लिए ले गया है ऐसा नहीं है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया है। तो ये एक तरीके से लोन हुआ, बिजनेसमैन ने रिसीव किया है अपने ही बिजनेस से। तो जब ये वापस करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम हो गया। इनकम है इसलिए ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ये एक इनकम है, इंक्रीज इन इनकम। उसी तरीके से अब ये ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव तो नहीं हुआ है, इसलिए हम ड्राइंग्स के अमाउंट में ही इसे जोड़ देंगे। मान लीजिए
ड्राइंग्स जो था वो 10,000 था। तो अब बिजनेसमैन को 10,000 वापस करना है और साथ में 1,500 रुपीज़ भी वापस करना है, मतलब 11,500 वापस करना है। एज अ रिजल्ट ड्राइंग्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर है ना, तो ये इंटरेस्ट 1,500 रुपीज़ हमको उसी से रिसीव करना है। और दूसरा है ये ड्राइंग्स जो है ये एक एसेट है, एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले 10,000 रुपीज़ का 10,000 रुपीज़ बिजनेसमैन से लेना था, अब 11,500 रुपीज़ बिजनेसमैन से लेना है। अब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, ₹1,08,500। जब फाइनल अकाउंट्स बनाया जाएगा तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे और ड्राइंग्स को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हालांकि ये एसेट है, लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो इसे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस करके शो करते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड है। ओपनिंग एंट्री होती क्या है? ओपनिंग एंट्री वो एंट्री होती है जो साल के पहले दिन में की जाती है। मतलब पिछले साल का बैलेंस को हम करंट ईयर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी जर्नल एंट्रीज़ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऐसे स्टेटमेंट से शुरू हो। ये एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश तो वो सिचुएशन है जब बिज़नेस नया नया शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हम मिडिल ऑफ द लाइफ ऑफ द बिज़नेस अगर हम बना रहे हैं, मतलब बिज़नेस पास्ट के कुछ सालों पहले या पिछले साल शुरू हुआ है और हम करंट ईयर के लिए आज जर्नल एंट्रीज करना चाहते हैं, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे हमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में फॉरवर्ड करना होगा। तो इस एंट्री को हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेजर्स आनंद स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 2020। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ही होते हैं जो बचते हैं, बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो दो तरीके के ही आइटम्स होते हैं, एक होता है एसेट्स और दूसरा होता है लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स हमारे पास क्या क्या बचे हैं? कैश ₹60,000, बैंक ₹40,000, स्टॉक ₹1,50,000, फर्नीचर ₹43,000, डेटर्स ₹1,45,000। और इस 1,45,000 में एक्स जो हमारा डेटर है वो 35,000 का है, दूसरा डेटर है वाई जो 50,000 रुपीज़ का है, और तीसरा डेटर है जेड जो 60,000 रुपीज़ का है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल डेटर्स आ गया है सन्ड्री डेटर्स ₹1,45,000। और लाइबिलिटीज़ है लोन फ्रॉम विकास ₹60,000, क्रेडिटर्स ₹52,500। इस क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड हैं ए का क्रेडिट जो ₹22,500 का है और बी ₹30,000 का है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स। तो ये जो पिछले साल के बचे हुए अकाउंट्स हैं इसको हमें करंट ईयर में फर्स्ट एंट्री के रूप में ओपनिंग एंट्री पास करनी है। और याद रखिए कि सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ही होते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, कुल मिलाकर के मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 होते हैं। एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज़ होता है, इनकम एंड गेन होता है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, और एक कैपिटल होता है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो बचता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, करंट ईयर में क्लोज करते हैं और नेक्स्ट ईयर में उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब रहा बात कैपिटल का, तो कैपिटल भी एक लाइबिलिटी ही है, इसलिए वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है। सो लेट अस सी कि इसका जर्नल एंट्री किस तरीके से किया जाता है। सो सॉल्यूशन 11 हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ मेजर्स आनंद स्टोर्स जर्नल एंट्रीज एज ऑन 1 अप्रैल 2020। सो डेट के कॉलम में हम 2020 लिखेंगे और अप्रैल 1 मेंशन करेंगे। अब जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे एसेट्स जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे।
और नाम बनाम लिखेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट, फर्स्ट है कैश अकाउंट है ₹60,000 का। ये हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस को करंट ईयर फर्स्ट डेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, इसलिए ये फर्स्ट डेट है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनवरी से साल शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल से साल शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर। बैंक है ₹40,000 का, फिर स्टॉक दिया हुआ है ₹1,50,000 का, फर्नीचर भी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, यह है ₹43,000 का, और डेटर्स को आप एक ही ग्रुप में लिख लीजिए, कोई बात नहीं है ऐसा लिखने से। XYZ आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये हो गया सारे एसेट्स। अब हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़, जो कि क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए उसको 2 में लिखेंगे, जो कि क्रेडिट होता है। सो लोन फ्रॉम विकास, ₹60,000। फिर 2 क्रेडिटर्स ₹52,500। अब हम अमाउंट चेक करेंगे। देखिए डेबिट में बहुत सारे अमाउंट है और क्रेडिट में कम है। इसका ग्रैंड टोटल जो है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ग्रैंड टोटल है इसका 4,38,000, और हमें क्रेडिट के साइड का भी ग्रैंड टोटल ₹4,38,000 होना चाहिए, क्योंकि हर जर्नल एंट्री का अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक अमाउंट मिसिंग है, यही हमारा कैपिटल है। मिसिंग अमाउंट जो है कैपिटल अकाउंट है, ये बैलेंसिंग फिगर है। सो डेबिट का ग्रैंड टोटल है ₹4,38,000। क्रेडिट में अगर हम इसे ऐड करते हैं ये दोनों आइटम को, तो ये आता है 1,12,500। सो अगर हम इंसर्ट करें 3,25,500, तो हमारे पास दोनों ही कॉलम जो है वो इक्वल आ जाएंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके से आया। डेबिट का टोटल है 4,38,000, और क्रेडिट में अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है ₹1,12,500। सो अमाउंट आ जाएगा ₹3,25,500 इस तरीके से। सो हमें ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में कैपिटल अलग से दिया हो, आप दोनों अमाउंट को माइनस करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैपिटल बिजनेस का कितना है। सो ये है हमारी ओपनिंग एंट्री। अब वर्ष भर के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाएंगे आगे के जर्नल एंट्रीज में। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था, तो इस तरीके से ये हमारा ओपनिंग एंट्री बन गया। हम यहाँ लिख देते हैं टोटल। सो दिस इज़ योर ओपनिंग एंट्री। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।